Hello students, welcome to you in online education class 11th, 12th कृषि एग्रीकल्चर 10वीं कक्षा के भूगोल के चैप्टर नंबर 4 भाग नंबर 2 में आपका स्वागत है। प्यारे छात्रों, कल हमने इसी पाठ का कृषि के भाग नंबर 1 पढ़ाया था और उसमें हमने पाठ की मुख्य बातों को जाना था। और आज हम जाने इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य सुरक्षा की नीति की व्याख्या करें। फिर स्टूडेंट्स मैं आपको कह रहा हूं कि प्रश्न याद करने और समझने से पहले एक बार लेसन, जो टेक्स्ट बुक का लेसन वो अवश्य पढ़ लें ताकि आपकी समझ बढ़ सके। तो जो प्रश्न है वो हमारा भारतीय खाद्य सुरक्षा नीति की व्याख्या करें। तो भारत में जो खाद्यान्न है वो पूरी जनसंख्या तक समान रूप से वितरण नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत विस्तृत देश है और विभिन्नताओं को लिए हुए है। भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं और भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, और इस इतने विशाल देश में, विशाल जनसंख्या वाले देश का भोजन मिलना समान रूप से सही प्रक्रिया नहीं है। इसलिए सरकार ने भोजन सुरक्षा का अधिकार दिया है और उसके तहत सरकार ने कुछ नीतियां अपनाई। उन नीतियों के तहत सरकार ने खाद्य सुरक्षा नीति अपनाई और खाद्य सुरक्षा नीति के तहत दो तरीके अपनाए इस चीज के लिए। नंबर 1, बम्पर स्टॉक। बम्पर स्टॉक क्या आता है कि सरकार जो समर्थन नीति के तहत, समर्थन नीति पे वैल्यू पर किसानों से अनाज खरीदती है और उन्हें बड़े बड़े स्टॉकों में जमा कर देती है, जिसे हम बम्पर स्टॉक कहते हैं। जो ही किसान की फसलें मंडी में आना शुरू हो जाती है तो समर्थन वैल्यू पर FCI के गोदामों में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम है बड़े बड़े गोदामों में स्टॉक करना शुरू कर देती है। इसको हम बम्पर स्टॉक कहते हैं, क्योंकि उसको सरकार को पता है कि हर आदमी तक अनाज पहुंचाना, देश में गरीब पब्लिक तक अनाज पहुंचाना उसकी जिम्मेवारी है। इसके लिए वो अनाज को इकट्ठा एकत्रित करती है। इस नीति को हम बम्पर स्टॉक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दूसरा, सार्वजनिक वित्त प्रणाली। दूसरा, सरकार जो अनाज इकट्ठा किया हुआ है वो फिर गरीब किसानों तक गांव में पहुंचाने का कार्य करती है। सस्ते रेट के डिपो होल्डर गांव में खोले जाते हैं। गांव में लगभग 2-3 प्रकार के कार्ड बनाए जाते हैं, एक BPL और APL, बिलो पॉवर्टी लॉ, जो एक पंक्ति लाइन है हमारी गरीबी रेखा की, रेखा से नीचे के और गरीबी रेखा से ऊपर। तो इन दोनों के लिए अलग अलग रेट निश्चित होते हैं। गरीब पब्लिक के लिए रेट अलग है, जैसे कि मोटे अनाज के लिए 1 रुपया और गेहूं के लिए 2 रुपया प्रति एकड़ और दाल 20 रुपये किलो के हिसाब से गरीब लोगों को दी जाती है। जबकि APL कार्ड धारकों को, जो सफेद कार्ड धारक हैं, उनको ऊंचे रेट पर ये चीज मिलती है। आजकल APL की जगह, BPL की जगह 2-3 प्रकार के BPL बनाए हुए हैं, सरकार उनके मुताबिक इनको देती है। लेकिन जो हमारे यहाँ मतलब ये है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। सार्वजनिक का मतलब सभी जगह वितरण बांटना प्रणाली में एक ऐसी प्रणाली जिसके तहत अनाज को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाए जाने की कोशिश की जाती है सस्ते रेट पर डिपो होल्डरों के द्वारा। इसको हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। इन दोनों के जरिए सरकार देश में अनाज को पैदा करने को मोटिवेट करती है। एक तरफ किसानों को फसलों को खरीद करके समर्थन वैल्यू देती है और दूसरी तरफ जिन लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिलता उनको सस्ते रेट पर अनाज उपलब्ध कराती है। ये इसका काम था। ये खाद्य सुरक्षा नीति थी। प्रश्न नंबर 2, हरित क्रांति के भारतीय लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रश्न जो हम इसी कड़ी में कर रहे हैं वो है हमारा हरित क्रांति के, जो हरित क्रांति आई भारत में 1968, 67, 69, 70, इन 3-4 सालों के अंदर भारत में बड़ी तेज गति से पैदावार हुई। और उस पैदावार तेज गति से जो हमारा औसतन पैदावार बढ़ी है उसको हमने हरित क्रांति का नाम दिया है। और इस हरित क्रांति के कारण लोगों के जीवन पर भी बेहतर असर पड़ा है। वो कौन कौन सा असर पड़ा है, उन असर की हम व्याख्या करें। वे असर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कृषि के उत्पादन में वृद्धि।
हरित क्रांति के कारण हमारे देश में जो कृषि का उत्पादन है वो काफी मात्रा में बढ़ गया। वो औसतन भी बढ़ा, टोटल भी बढ़ा। जहां पर 20 मन प्रति एकड़ गेहूं की या दूसरी फसल होती थी, वो उसके बजाय डबल हो गई, 40 मन हो गई, प्रति एकड़ पैदा देने लगी। हर प्रकार के कृषि में उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि अच्छे औजार, अच्छे बीजों के कारण उत्पादन बढ़ गया। नंबर 2, कृषि का मशीनीकरण। हरित क्रांति के कारण एक ये फर्क पड़ा कि जो किसान थे उन लोगों की इनकम बढ़ गई, और बढ़ने के कारण उन्होंने सिर्फ खेती अपनी आजीविका के लिए नहीं की, बल्कि व्यापार के लिए भी की, और उस पैसे से उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें, ट्रैक्टर, दूसरी मशीनें खरीदने का प्रयास किया। जो आदमी लकड़ी के हाल से अपना काम चलाता था, उसने ट्रैक्टर, हैरो, मशीनरी का काम, यंत्रों का से खेती करना शुरू कर दिया। अगला है निश्चित सिंचाई। इसके बाद हरित क्रांति के बाद लोगों के पास पैसा काफी होने के कारण ट्यूबवेल की सुविधा, विद्युत के ट्यूबवेल या नलकूपों की सुविधा शुरू हो गई। जबकि उससे पहले हरित क्रांति के बाद नहरों की भी खुदाई होकर के हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का प्रयास सरकार ने भी किया। और हरित क्रांति के कारण सरकार और लोगों के पास पैसा होने के कारण उन्होंने नलकूप, ट्यूबवेल वगैरह भी लगाए। इससे पहले सिर्फ किसान को वर्षा पर ही डिपेंड रहना पड़ता था, बरसात होती थी तभी उसकी पैदावार हो पाती थी। लेकिन अब किसान इसके भरोसे न रह करके अपनी पैदावार कर लेता है। तो यानी समुचित सिंचाई की व्यवस्था की गई। इससे ग्रामीण आय में वृद्धि। हरित क्रांति के कारण अनाज पैदा ज्यादा हुआ तो बिक्री ज्यादा हो, तो जो गांव के किसान थे उनकी इनकम आय में स्रोत में बढ़ी, उनकी आय बढ़ गई और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो गया। ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार। इनकम बढ़िया होगी तो नेचुरल सी बात है कि ज्यादा आय के साथ आदमी की अपना स्टेटस है उसका जीने का, वो ऊंचा उठ गया। पहले की अपेक्षा अच्छी सुविधाओं का फायदा उठाने लगा। गांव में अच्छे स्टैंडर्ड के मकान और रसोई घर, शौचालय आदि बनाए गए, क्योंकि पहले आदमी सिर्फ अपनी पैदावार की सिंचाई के लिए वर्षा पर डिपेंड था। लेकिन ये हरित क्रांति के बाद सरकार और किसान दोनों ने के सहयोग से ग्रामीण जीवन में इनकम बढ़ने के कारण आय का भी सुधार, और इनकम बढ़ने के कारण आय के साथ साथ उसके जो लाइफ स्टाइल था उसमें भी सुधार हुआ। इसके बाद अपना अगला कृषि का व्यवसायीकरण करना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था छात्रों कि पहले सिर्फ खेती मात्र अपने आजीविका के लिए की जाती थी, थोड़ी मोटी फालतू होती तो वो आपस में एक दूसरे से वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा अपना काम चलाता था। परंतु जो ही उन्हें ये हमारी हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के कारण पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो उन्होंने खेती का व्यवसाय करना शुरू कर दिया, खेती व्यापार के लिए करनी शुरू कर दी। पहले सिर्फ अपने आजीविका के लिए करता था, फिर उसने खेत में बेचने के लिए अपने फसल को इस प्रकार से खेती करने लगा कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार उसके खेत में हो और उसको बेच करके ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाए। तो अगला किसानों का दृष्टिकोण, ये भी इसी पॉइंट से संबंधित है, क्योंकि किसान पहले सिर्फ आजीविका के पर्पज से ही खेती करते थे, लेकिन अब उनका दृष्टिकोण बदल गया था। उन्होंने खेती को भी एक व्यापार बना लिया था और वे खेती के हिसाब से खेती करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके अपनी आय को बढ़ा रहे थे। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जब सभी किसानों की आय बढ़ी, सभी लोगों की आय बढ़ी, मजदूरों की आय बढ़ी, तो नेचुरल सी बात है कि प्रति व्यक्ति आय, औसतन आय भी वृद्धि हुई। इससे देश की अवस्था में भी बहुत ज्यादा फर्क हुआ। नंबर 9, उर्वरकों का प्रयोग। इससे पहले किसान उर्वरक, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते थे। सिर्फ क्योंकि उनके पास सिंचाई के साधन नहीं थे, सिर्फ वर्षा पर डिपेंड थे, और उर्वरक वहीं कामयाब थे जहां अधिक सिंचाई हो। तो लेकिन पैदा अधिक लेने के बारे में जब इनको सोचा तो इन्होंने उर्वरक, रासायनिक खादों का प्रयोग करना शुरू कर दिया ताकि अधिक से अधिक पैदावार ले जा सके। तो जो हरित क्रांति थी उसके बाद ज्यादा पैदावार के चक्कर में किसानों ने अधिक उर्वरकों भी डालना शुरू कर दिया। इसके बाद नंबर 10, किसानों कीटनाशकों का प्रयोग। और अपनी फसलों को बचाने के लिए जो जो पैदावार ज्यादा हुई तो उसमें बीमारियां बहुत सी प्रवेश करने लगी। इनसे बचने के लिए किसानों के सहायता के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक कीटनाशकों का आविष्कार किया और कीटनाशकों को छिड़क करके किसान अपने फसल को बचा करके अधिक से अधिक उत्पादन करने में लग गए। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आपने देखा जो चैप्टर नंबर 4 कृषि है, इसके भाग नंबर 2 में हमने 2 ही क्वेश्चन हल किए हैं।
दोनों क्वेश्चनों को मैंने ठीक से उत्तर देने का प्रयास भी किया है, आपने भी करना है और इसी प्रकार इनके बारे में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 था कि खाद्य सुरक्षा की नीति इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। दूसरा, हरित क्रांति भारतीय लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव कौन से हैं, उनकी व्याख्या की। तो और प्रश्नों के साथ हम कल फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और यही वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद।